एक सेकंड। क्या बेटा? हाँ बना लो, लिख लो, बस क्वेश्चन करेंगे। एक बार एक जगह पे लिखा रहेगा तो याद कर लोगे ना। सर क्या नाम है सर? हाँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म कॉनिकल सेल। यूनिफॉर्म सेल, सेल तो नहीं कहेंगे, कोन, हॉलो कोन, यूनिफॉर्म हॉलो कोन। हाँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो कोन। तो यूनिफॉर्म हॉलो कोन में क्या हो जाएगा? हॉलो कोन में आपका h/3 है ना, राइट सर्कुलर कोन जो है आपका। तो ये है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास का, दिस इज h/3 है ना, सेंटर ऑफ स्पेस से। सॉलिड कोन का हो गया। तो सॉलिड कोन के लिए क्या हो जाएगा? h/4 है ना, सेंटर ऑफ मास, सेंटर से। देखो
सर वॉल्यूम में जो क्वेश्चन रहता था डेंसिटी वो क्या पढ़ते हैं? रो रो और इसको किसको? सिग्मा, है ना? इसको पढ़ते हैं लेमडा, है ना? बहुत जगह यूज होता है, वेवलेंथ में भी यूज होता है ना? ये हो गया सिग्मा, और ये रो, आर एच ओ कर दो, है ना? आर एच सर हाँ बोलो बेटा। सर एक चीज बोलना था, जैसे सर कर्व सरफेस एरिया मतलब किसी भी चीज का वो हाँ एरिया ऑफ बेस इनटू वो होता है विड्थ। कर्व सरफेस एरिया किसी भी चीज का कैसे वैसे निकाल किसी लेंगे बेटा? जनरल मतलब किसी भी जनरल फिगर का देखे तो कर्व सरफेस एरिया तो मतलब आप क्या बोले? एरिया, वो एरिया ऑफ बेस इनटू विड्थ। कौन सा विड्थ? जैसे इसमें फ्रस्टम में वो विड्थ लेते हैं हम, या पेयर में जो विड्थ लेते हैं। फ्रस्ट्रम कहाँ है? ये फ्रस्ट्रम नहीं है, कौन है? नहीं, जब हम वो पार्ट लेते हैं छोटा वाला डीआर वाला। तो डीआर वाला पार्ट अलग है ना, आप कर्व सरफेस एरिया कैसे उसको बोल रहे हैं, है ना? और एरिया ऑफ बेस क्यों लेंगे? बेस कौन सा बेस आप कह रहे हो? वहां बेस कहाँ आ गया बेटा? जब हम यहाँ पर ले रहे थे कर्व सरफेस एरिया देखना है, तो इस छोटे वाले पार्ट में अगर हम देख रहे हैं, मतलब इस चीज का अगर हम एरिया देख रहे हैं, तो इसका एरिया फिर आप पूरे कोण को क्यों ले रहे हैं? आप बेस तो इस कोण पे पूरे ही होता है, इसके लिए बेस नहीं होगा। पूरे कोण का थोड़ी ना, उसका बेस बोल रहा हूँ। अब ये जो फ्रस्टम बनेगा इसका भी तो बेस हो गया। ये फ्रस्ट्रम इसका नहीं सर्कल बनेगा। का, इसका सर्कल का एक मिनट, वो एरिया। हाँ ये सुनो, सुनो बेटा, फ्रस्ट्रम नहीं बनेगा। डी डी डीएल लेंथ को फ्रस्ट्रम नहीं कहते। फ्रस्ट्रम जैसा वो देखने में ठीक है, लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी है? बस कुछ एटॉमिक लेवल तक है। फ्रस्ट्रम उसको नहीं कहते हैं, वो रिंग कहोगे इसको, रिंग की तरह, विद विद स्ट्रिप थिकनेस। जैसे रिंग हो गया ना, जैसे चूड़ी हो गया, चूड़ी हो गया, बैंगल हो गया, तो उसकी कुछ थिकनेस होती है। यस सर। उसी तरह ये रिंग की तरह बन गया ना, रिंग जिसकी चौड़ाई कितनी है? डीएल है, डीएल, समझा? यस सर। हाँ, अब फ्रस्ट्रम के हेल्प से भी अगर आप निकालोगे, तो जो नेग्लिजिबल चीज है उसको नेग्लेक्ट कर दोगे, तो वही आंसर आ जाएगा कि एरिया तो नहीं लेते हैं, 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर नहीं लेते थे ना, 2 पाई आर लेते हैं। हाँ हाँ, मतलब फिर तुम सरकमफ्रेंस बोलो ऑफ जैसे, बेस इनटू आई। हाँ सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ बेस नहीं, जो भी इसका लेंथ है, लेंथ ऑफ रिंग, सरकमफेरेंस ऑफ रिंग। बेस कहाँ आ गया इसमें? तो बेस ही हो गया ना रिंग का रिंग का बेस का, बेटा उसको सर्कल। बेस मत बोल। वही देखो, तुम जो भी कह लो, बट दैट विल क्रिएट मिस कंफ्यूजन इन योर माइंड इफ यू विल कीप दैट पॉइंट इन योर माइंड, है ना? इस बात को समझो बेटे। इसको आप, सीधी सी बात है, इसकी चौड़ाई कितनी है ये बात आपके दिमाग में जा रहा है कि इसकी चौड़ाई बहुत कम है, यस सर। टेंडिंग टू जीरो है। डीएल है। हाँ, तो इसका जो ऊपर ऊपर वाला रेडियस और नीचे वाला रेडियस ऑलमोस्ट सेम माना जाएगा, यस सर। है ना? तो ये जो है रिंग की तरह हो जाएगा। और रिंग जैसे है, कोई भी अगर मैं ऐसे स्ट्रिप ले लूं, मान लो, चलो कोई भी स्ट्रिप ले लो, जैसे ये है, इसको मैं ले लूं, ये जैसे इतना चौड़ा है, और इससे मैं एक रिंग बनाऊं ऐसे, ये पूरा एक रिंग बनाया मैंने, तो इस रिंग का एरिया कितना होगा? इस रिंग के मटेरियल का एरिया, मैं ये एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एरिया नहीं, सरफेस, ये क्लोज्ड एरिया नहीं, जिस मटेरियल से ये बना है, मटेरियल, मास का है, मास बोलो यहाँ है, मास यहाँ नहीं है ना, मास तो नो इसके सर। ऊपर है। जिस सरफेस पे मास है उस सरफेस का एरिया लेंगे ना। यस सर। तो वहां पे बेटा ये कौन सा एरिया हो जाएगा? ये स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा। तो स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिप, दैट इज 2 पाई आर, सरकमफेरेंस ऑफ रिंग,
सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग, हाँ वही। समझा, इनको इनटू विड्थ ऑफ दिस स्ट्रिप, इसकी हाँ जो वही। चौड़ाई है, यस हाँ सर, उससे वही मल्टीप्लाई कर मतलब देंगे। मतलब किसी हाँ, भी चीज का यही होता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ। किसी भी चीज का क्या मतलब है, किसी भी चीज का मतलब मैं नहीं समझा, किसी भी चीज का मतलब क्या है, ये है तब जब इसकी चौड़ाई डीएल है। हाँ मतलब किसी भी चीज का अगर चौड़ाई डीएल होगा तो उसका यही होता है किसी ऑब्वियस सी बात यही होगा, सरकमफ्रेंस है ऑफ ना, बेस वैसे या पेरीमीटर ऑफ बेस जो भी है। हाँ, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस फिर वर्ड क्यों यूज करो, बेस तो 3D ऑब्जेक्ट का है ना, ये तो 2D की तरह दिख रहा है ना, बिल्कुल थिन है बेटा, बेस क्यों बोलेंगे, बेस वर्ड में आई एम जस्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग कि बेस वर्ड क्यों यूज करें, 3D फिगर का बेस। है ना। तो 3D फिगर कहाँ रहा, ये तो बहुत थिन है ना बेटा, एक एटम का लेयर है मान लो, 2 एटम का लेयर है, तो उसको 3D थोड़ी मानेंगे, ठीक है, और सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, बेस मत बोलो ना उसको, रिंग बोलो ना, रिंग, रिंग के जैसा है वो, समझा। ओके। हाँ ओके, अब आप यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कह सकते कि सर ये बेस ले लेते हैं, ये बेस हो गया आपका, इसका सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई कैपिटल आर, और ये हो गया आपका एल, तो 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल, ये सरफेस एरिया नहीं हो जाएगा इसका, ये है ना, 2 पाई आर एल नहीं होता है, पाई आर एल होता है, आधा होता है उसका, होता है ना, बोलो बताओ, यस सर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर जगह, यहाँ का रेडियस अलग है, यहाँ का रेडियस अलग है, यहाँ का रेडियस अलग है, सब जगह का रेडियस अलग है, तो इतने मोटाई में नहीं ले सकते ना, डीएल लेंथ के लिए वैसा करेंगे जहां पर आपका रेडियस वेरी कर रहा है। हाँ सिलेंडर है तो सिलेंडर में वो काम कर सकते हो, सिलेंडर की तरह मान लो इसको, सिलेंडर है, सिलेंडर में भी क्या करते हो, सिलेंडर का हाइट हो गया एच, और सिलेंडर का रेडियस हो गया बेटा आर, तो बताओ इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर। बोलो, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कैसे, 2 पाई आर एच होगा, क्यों, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं, कट कर दूं, हाँ पूरा नहीं भाई, पूरा नहीं काट रहे हैं, अरे यार हम उसको बीच से लेकर तलवार से नहीं काट दे रहे हैं, हाँ करते हैं, हाफ नहीं कर रहे हैं, हाफ अजीब काम करते हो, सुनो पहले, ऐसे है ना, हम ये बीच से यहां से नहीं काट दे रहे हैं, बस एक लेयर काट रहे हैं, ऐसे खोल रहे हैं इसको, हाँ नहीं, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसे कट कर दे रहे हैं, इसको कट करके यूं दो दो सेमी सर्कल बना दे रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, हमने इसके इसके स्ट्रिप को कट कर दिया, इस पे ब्लेड चला दिया और उसको खोल दिया, ये सिलेंडर को खोल दिया, तो कितना लंबा बनेगा ये, बोलो इसकी लंबाई कितनी होगी, अगर सिलेंडर का रेडियस है, ये वाले सिलेंडर है, इस सिलेंडर का एक ये कट कर दिया, इसकी रेडियस कितनी, ये लंबाई कितनी होगी इसकी, 2 पाई आर बोलो 2 पाई आर, और ये कितना होगा, एच। ये एच होगा, ठीक है, तो वही ना लेंगे, तो एच जो भी है हाइट है, या जो भी है यहाँ पे हाइट है, लेकिन अगर ये टिल्टेड, जैसे यहाँ पे तो टिल्टेड है ना, तो यहाँ पर जो हाइट होगा वो कौन सा लेना पड़ेगा, ये डीएल लेना पड़ेगा, ये डीएल पे मटेरियल है, यहाँ बॉडी पे, यहाँ क्यों ये हाइट ली है, क्योंकि मटेरियल इसी पे था, जिस सरफेस पे मटेरियल था उसी का लेंथ, हम यहाँ हाइट नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, ये जो बना प्लेट बना, इस प्लेट की जो चौड़ाई है वो ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्लेट जो बनेगा उस प्लेट की चौड़ाई क्या आएगी, डीएल आएगी, समझा, बोलो, यस सर, वही मैं बोल रहा था। हाँ बस वो लेना है, ठीक है बेटा, तो चौड़ाई 2 पाई आर वही, बेस और डीएल, हाँ चौड़ाई है ना, रिंग का मतलब वो हाँ, बेस वर्ड क्यों यूज करो, बेस लेंथ। के ओके पीछे क्यों लेंथ। पड़ गए हो, ये बता, लेंथ है ना, होता लेंथ है। की बात करो ना, लेंथ ऑफ रिंग, सरकमफेरेंस ऑफ रिंग या पेरीमीटर ऑफ रिंग, है ना, ओके, किसी भी आप जब फिगर का बेस लेंथ इंटू बोलोगे ना विड्थ तो, होता है। हाँ किसी भी फिगर के लिए नहीं, ऐसे केस में डीएल जब ले रहे हैं, एलिमेंट्री एलिमेंट के लिए, डीएल एलिमेंट के लिए, हाँ उसे मतलब प्लेन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसलिए। हाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना,
यहाँ हम क्यों डीएल नहीं लिए? यहाँ भी लोगे तो बात बराबर है, लेकिन क्यों नहीं लिए? क्योंकि यहाँ पे तो हर जगह रेडियस सेम था, है ना, इसीलिए। यहाँ पे तो हर जगह रेडियस बदलता जा रहा है ना हाइट के साथ, इसीलिए तो जो इसका रेडियस था वो एज ए फंक्शन ऑफ हाइट आया था। आया था, बोलो। हाँ, वो लिमिट लगाए, और रेडियस जो आया था वो क्या आया था? एज ए फंक्शन ऑफ एच। बोलो, कैसे समझे? याद है? हाँ, तो वो आप देखो, एच को तुम रखो ना, एच को तुम, सॉरी, वाई को रख दो एच, वाई को एच रख दो, रेडियस 0 आ जाएगा। क्या आया था? रेडियस आया था ना r इंटू 1 माइनस वाई बाई एच, यही ना आया था? तो वाई को रख दो तुम एच, वाई को रख दो एच, रेडियस क्या आ जाएगा? 0। वाई को रख दो 0, रेडियस क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, है ना? दिख रहा है ना बेटा? तो वो चीज है, तो जब 0 रखेंगे मतलब सरकम नीचे का, यहाँ पे रेडियस तो आर रेडियस है यहाँ पे कोण का, लेकिन एच रखेंगे तो 0 है। h/2 रखेंगे तो r/2 रेडियस है, बीच का रेडियस r/2 है। समझा? तो हमें उसकी यस। चिंता नहीं लेनी है कि वो यहाँ का रेडियस कैसे आएगा, वो तो हमने फॉर्मूला निकाल ही लिया है आर का फॉर्मूला निकाला है जो फंक्शन ऑफ वाई, तो वहां से रेडियस अपना कंपनसेट हो जाएगा। समझा? यस चलो, यही कैलकुलस है। हाँ बेटा, चलो। फिगर को मतलब 3D फिगर के लिए 2D में कन्वर्ट कर सके तो, है ना, लेंथ इनटू विड्थ हाँ जाता है। हाँ, वही जैसा भी है। अब 2D चौड़े फिगर के लिए नहीं, अब तुम कहोगे यहाँ ऐसे फिगर ट्रेपीजियम हो गया, तोड़ करके ट्रेपीजियम बनेगा, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाओगे, है ना? यस लेकिन वहां तो भाई, अगर यहाँ पे अगर ये मान लो ट्रेपीजियम में अगर मैं ऐसा ले लूं बिल्कुल कम, तो अब क्या करेंगे? सीधे मैं ये लेंथ ले लूंगा और ये वाली चौड़ाई ले लूंगा, है ना? आप कहोगे ये थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, तो उससे कितना एरिया जाएगा? ना के बराबर एरिया में चेंज जाएगा। लेकिन इसमें समझे? हमारा मास दूसरे साइड है, इसलिए हमने ये वाला नहीं लिया, हाइट विड्थ क्या? लिया है हमने विड्थ लिया है ना, ये वाला हाइट थोड़ी ना लिया है। तो विड्थ वही तो कह रहे, हाइट से हमें कोई मतलब नहीं, जो विड्थ रहेगा, जो चौड़ाई रहेगा स्ट्रिप का वो लेंगे, हाइट का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। बेटा, जो स्ट्रिप की चौड़ाई रहेगी, जो मटेरियल का जो मटेरियल जिस चीज से बना हुआ है, जो प्लेट जिस मटेरियल से बना, उस मटेरियल की जो चौड़ाई रहेगी, उसी में ना मास है। उन दोनों के बीच बोलो, का डिस्टेंस मतलब, है ना, चौड़ाई मतलब किसके बीच का डिस्टेंस? दो उन दो, कौन हो गया? यहाँ पे तो एक ही है। अच्छा ये बताओ, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में किन 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 दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात आप मतलब कर दो रहे साइड के बीच का में डिस्टेंस। हो? दोनों कोई नहीं ना है, उसी रेक्टेंगल का एक साइड है तो उसका चौड़ाई हो गया, इसकी चौड़ाई बोलो ना, ये चौड़ाई, है ना बेटा? हाइट दोनों के बीच में परपेंडिकुलर अरे अब डिस्टेंस तुम हो इसको गया। जो भी नाम तुम दो, हाइट नाम दे दो या कुछ भी नाम दे दो, इसकी जो चौड़ाई होगी वो लेना है ना? समझा? हेलो? यस सर, चौड़ाई मतलब। चलो, हाँ, जो भी उसकी विड्थ होगी वो लेनी है। चलो, तो ये सब हमने सेंटर ऑफ मास जो है डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का देखा। अब क्वेश्चंस करते हैं, आइए। अच्छा, आप लोगों ने बना के मुझे भेजा नहीं, किसी ने नहीं दिया है h/4 वाला डेरिवेशन, कब करोगे? हाँ, भूल कैसे जाते हो बेटा, ये बताओ। वो ठीक है, लेकिन जो होमवर्क है वो करना जरूरी है, कंपलसरी है ना? टाइम निकालिए, सॉलिड कौन वाला करना है ना? आओ देखो, क्वेश्चन पे आ जाओ। लेट्स नो अबाउट द क्वेश्चन नाउ।
एक टॉय है ऐसे रखा हुआ है, वुडन टॉय है, सॉलिड वुडन टॉय है ना बेटा। और ये तीनों साइड ए ए ए है, ये भी पूरा ए है, और ये क्या है, हेमी स्फीयर। एक ही वुड से बनाया हुआ है, मतलब डेंसिटी पूरे में सेम होगा। सॉलिड वुडन टॉय है ना। यहाँ से मान लो ओरिजिन यहाँ ले लो, बेस पे ले लो ओरिजिन, इधर एक्स एक्सेस, ना भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो करो, निकालो अब इसका कहाँ होगा सेंटर ऑफ ऊपर मास। कौन रखा हुआ है सर? हाँ बेटा, आप खुद देखो क्या है, कौन ही है ना, वुडन टॉय है। चलो वो बता देते, मन में कंफ्यूजन हो सकता है डिस्क और ट्रायंगल से भी, है ना। तो ये हेमी स्फीयर है, तो ऊपर से कौन रखा हुआ है, बिल्कुल। इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए। चलो, ये भी साइड ए है। सॉलिड देखो ना, सॉलिड लिखा हुआ है ना, सॉलिड वुडन टॉय, तो कौन ही है ना। चलो, तो ये सब दिमाग भी लगाना है खुद से भी। और नीचे वाला पोर्शन कैसा है, हेमी स्फीयर है, ऊपर जो है कोन रखा हुआ है इस पे। चलो करो, तो ऑब्वियस सी बात है, कोन का जो बेस है, बेस का जो सरकमफेरेंस है या एरिया है, वो हेमिस्फीयर के एरिया से बराबर, एरिया के बराबर कैसे हो जाएगा हेमिस्फीयर के। ये सर्कम है, सब बेटा, सरकमफेरेंस बेस के एरिया, हाँ वही, बेस का एरिया है ना, पूरा एरिया तो फिर ये भी हो जाएगा, हाँ वही, एरिया नहीं बोलेंगे ना। वही। चलो, है ना, या उसका भी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। चलो करो अब, निकालो सब। अब आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। सब कुछ आपको आता है, दिमाग बस लगाना है। फॉर्मूला भी आपको पता है, सब कुछ पता है, इसमें ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो आपको मालूम नहीं है, बस दिमाग लगाना है। करो, 5 मिनट का टाइम देंगे। अगला क्वेश्चन मैं तब तक बनाता हूँ, देता हूँ। करो बेटा, सेंटर ऑफ मास में सब कुछ आपको पढ़ा चुके हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस करने का आपको तरीका आता है। अब क्वेश्चंस करोगे 2 क्लास, सीख जाओगे कैसे करना है। बन गया, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो। वॉल्यूम वॉल्यूम सबका पता है ना फॉर्मूला। हाँ, तो करते जाओ, बिल्कुल सही।
क्या समझ में आ रहा है? निकालना पड़ेगा क्या भाई ये बताओ, दो बॉडी है, हाँ पूछ लो पहले अच्छे से क्वेश्चन पूछ लो। एक का मास एमओ ले लेते हैं, नहीं M1 क्यों लेंगे, आपको मास निकालना नहीं आता है? अच्छा दोनों एक ही वुड का बना हुआ है तो दोनों की डेंसिटी अलग होगी या सेम होगी? तो मास क्या होता है? मास का मास और डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। वही निकाल तो भाई वो निकाल क्या रहे हैं, उसको निकालोगे क्या, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन की वॉल्यूम क्या होती है, उसको निकालना पड़ेगा कि उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, है ना? देखो जब तक लिखोगे नहीं सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, समझा? क्या होगा, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास पहले होगा कहाँ, बोलो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, यहाँ 0 होगा, तो हमें y बस निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है कि 0 है, तो हमें सिर्फ y निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करेंगे तो इससे 3r/8 हो जाएगा। 3r/8 यहाँ से होता है, ओरिजिन यहाँ है बेटा, हर चीज कैलकुलेशन यहाँ से करो ना। क्या हो गया, क्या कंफ्यूजन है? कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे? ओरिजिन से, ठीक है? ओके दोनों को ऐड कर दें। अब आप अगर पूछेंगे कि यहाँ से इंडिया गेट कितना दूर है, मैंने बोला 20 किलोमीटर। अब मान लो आप राष्ट्रपति भवन पे खड़े हैं, तो वहां से क्या 20 किलोमीटर चले जाओगे इंडिया गेट के लिए, वहां से तो आधा किलोमीटर पे। तो आप या बेगूसराय में भी होगे तो क्या 20 किलोमीटर जाओगे तो इंडिया गेट मिल जाएगा, या चांद पे भी होगे तो इंडिया गेट जाने के लिए 20 किलोमीटर ही लगेगा, तो रट के नहीं बैठना ना 20 किलोमीटर। हाँ वो करोगे ना, तो वही सब तो करना है, क्या वो चीज मैं बताऊं? करो। सोचो, देखो मैं बताऊंगा तो फिर सीख नहीं पाओगे, है ना? समझे? टीचर के बताने से स्टूडेंट सीखता नहीं है और भूल जाता है, खुद करना है। जैसे मान लो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास का, ओरिजिन से इसका सेंटर ऑफ मास कहीं y1 है, कौन का सेंटर ऑफ मास कहीं y2 पे है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, तो YCM क्या हो जाएगा, m1 y r1 क्यों आएगा, हाँ m2 हाँ बाई m1 प्लस m2। अब इसमें से बताओ तुम क्या नहीं निकाल सकते हो, क्या m1 निकाल सकते हो, क्या m2 निकाल सकते हो, क्या y1 निकाल सकते हो, क्या y2 निकाल सकते हो, क्या ये फॉर्मूला पता है? तो फिर ऐसा क्या है जो इसमें आपको डाउट हो रहा है, ये मुझे जानना है। तो निकालो, कैलकुलेशन करने से आलस, बस यही दिक्कत है कि कैलकुलेशन करना नहीं चाह रहे हो, तो फिर कैसे कर लोगे एग्जाम में? समझा बेटा? करो, अब करो, करना आप ही लोग को है। क्या इसमें कोई डाउट है, बोलो। अब लिखने में सोचोगे कि सर ही लिख के करे, तो फिर आप कैसे सीखोगे? समझा? करो, फटाफट करो, इतना टाइम नहीं। मन में ये अगर चल रहा है कि नहीं हमें लिखना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, या कितना कैलकुलेशन जाएगा, तो कभी नहीं, 15 दिन में भी नहीं होगा ये कैलकुलेट। करते रहोगे, देखो 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। लिखते जाओ, सब चीज करते जाओ। चलो सबको ही करो बेटा कैलकुलेट। A/2 होगा, मुझे पता A/2 होगा, log A/2 का रेडियस यहाँ से यहाँ A/2, ये वाला तो रेडियस ही है ना, हाँ रेडियस भाई A/2 कितने जाएगा, A/2 पूरा A/2 हो गया माइनस 3/8 से हमारा ये भाई क्यों क्या ले रहे हो? मतलब सर ये हाँ हाँ रेडियस है भाई, बिल्कुल 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 वही सब करना है ना बेटा। तो 3r/8 माइनस कर देंगे। हाँ तो कर, आर हो गया किस, हाँ 3r/8 माइनस करोगे। तुम ये बताओ, ये रहा सॉलिड हेमी स्फीयर, सॉलिड हेमी स्फीयर,
a/8 3a/8 कैसे देगा? r क्या है? r a है या a/2 है? तो a है, रेडियस a/2 है ना। ये सब देखो जल्दी से देखो, है ना। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक आप न्यूमेरिकल कर नहीं रहे हैं और अभी तक आप अभी स्कूल के इन्वायरमेंट से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, है ना। मैंने पहले ही बताया है 10th तक की क्लास की जो स्टडी होती है दैट इज बिल्कुल जो है आपका कुछ नहीं है वो, है ना, कुछ भी नहीं है। बल्कि आपने 10th तक की स्टडी भी अभी तक नहीं की है पूरी, है ना, समझे। जनरली 10th के बच्चे आपसे 10 टाइम्स ऊपर होंगे जो होना चाहिए, ओके। लेकिन आज हमारे देश की ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ सिलेबस उस तरह का घटिया है 10th क्लास तक का, और उससे ज्यादा घटिया टीचर्स हैं स्कूल में जिनको कुछ पता नहीं होता है ना, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। इस कारण से जो है ना प्रॉब्लम होती है। मतलब मुझे तो नहीं दिखता पूरे इंडिया में एक भी ऐसा स्कूल नहीं दिखता है जहाँ पे 10th क्लास के टीचर को जो 10th में पढ़ा रहा है वो 5वीं में पढ़ाने के लायक हो। ये प्रॉब्लम है और इस कारण से बच्चे जो है आप लोग न्यूमेरिकल करने में हेजिटेट करते हो। लिखो करो, है ना। मैंने 10th में कम से कम 17 किताब सॉल्व की थी मैथमेटिक्स की, 17 बुक्स ऑफ 10th क्लास। करना होता है, ओके बेटा करो। एफर्ट लगाओ, ये सब फॉर्मूला सब याद रहना है। क्या हुआ, हाथ क्यों रुक रहा है? कम ऑन लिखते जाओ। तुम्हारा टारगेट क्या है? यहाँ से देखो, M1 निकालना है, Y1 निकालना है, M2 निकालना है, Y2 निकालना है। हाँ करते जाओ, करो, टाइम लो। आ गया बेटा सुजल, आपका आया? बस आने वाले हैं। अच्छा ठीक है, करो। अर्पित? एक मिनट। हाँ करो करो। क्या हो गया, लिखने में कष्ट होता है? चलो सर एक्स कोऑर्डिनेट सर, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, हाँ, और वाई कोऑर्डिनेट a/2 a/2 आ रहा है। सर, नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता a/2 वही। आएगा। रूट भी आएगा कुछ, रूट में भी कुछ आएगा। a/2 आ नहीं सकता बेटा, एक्चुअली क्या है तुम खुद सोचो। हमारा इसका इसका क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास h/4 पे होगा। हाँ, √3 सॉलिड बाई कौन है? टू है इसका हाइट। √3 बाई, तो √3 को कौन कट कर देगा कि आपका a के टर्म में रूट हट ही गया है? बोलो, रूट का टर्म नहीं हटेगा ना, उसका तो रूट मास का टर्म रहेगा। उसका मास मेरा उसमें आ रहा है √3 में, तो वो कट कर दिया। अच्छा कट जा रहा है, चलो देखते हैं, है ना। 0 आ फिर रहा भी है। आएगा मुझे लगता है, क्योंकि हर जगह से नहीं कटेगा ना, नहीं आना चाहिए, देखते हैं। चलो यहाँ से लेते हैं, आप चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो ओरिजिन यहाँ से दिया है, पर आप कैलकुलेशन यहाँ से भी कर सकते हो, समझ रहे हो। फिर भी निकल जाएगा, पर मैं अभी यहाँ से करके दिखाऊंगा, फिर यहाँ से, दोनों से सेम आएगा, आना ही चाहिए, है ना। आंसर से मतलब वैल्यू सेम ही आएगा। जहां से यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा उसको माइनस करके निकालोगे तो सेम आ जाएगा। चलो देखते हैं इसको। करो m1 मतलब इसका मास जो हो जाएगा, वैसे तो मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कह सकते हैं क्योंकि डेंसिटी यहाँ सेम है ना। तो m1 जो हो गया आपको वॉल्यूम इसका हो जाएगा कितना, 2πr², 2 बाई 3 πr³
क्यूब होगा। 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ले रहे हैं ना, सरफेस एरिया नहीं। टोटल स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो लिखा ये चीज आपने। सर और y2 और y1 निकालना है सर, वो निकालना अच्छा है। हाँ निकालो, तो निकालो, अभी मैं नहीं बताऊंगा, है ना। चलो निकालो पहले। हाँ बिल्कुल लिख रहा हूँ। y1 y2 निकाल लिया, तो मैं y1 y2 तब तक निकाल ले। हाँ एम निकालो, तो y1 y2 देख लो, y1 क्या हो जाएगा। y1 देखो बेटा, y1 जो है यहां से इसका सेंटर ऑफ मास, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा 3r/8। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r - 3r/8। तो y1 हो जाएगा r - 3r/8, दैट इज 5r/8। और r कितना है, r है a/2, तो उसको वैल्यू रखोगे ना, तो ये हो जाएगा 5a/16। समझा, ये चीज है। उसी तरह से y2 देखो, लिखोगे तो होगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें नहीं आता है। बस एक ही चीज है कि हम क्वेश्चन करने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं। दिमाग पहले माइंड सेट करो कि हमें कौन से को, मैं जब क्वेश्चन करता हूं तो मैं क्या सोचता हूँ, है ना। मुझे पता है कि चीजें मुझे मालूम है। अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, और अगर मुझसे नहीं बना तो फिर कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा, ये भी पता है ना। क्यों, क्योंकि अगर जो मुझे, अगर सारे कॉन्सेप्ट मुझे मालूम है और फिर भी मुझसे क्वेश्चन नहीं बना, तो ऑब्वियस बात है किसी से नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट बाहर से निकल के तो नहीं आ जाएगा। तो वही चीज है, तो जो कॉन्सेप्ट आपको मालूम है उसको अप्लाई करने के लिए मन में कॉन्फिडेंस रखिए और उसको अप्लाई करिए, है ना। मुझे तो नहीं आंसर याद है। जैसे 10th तक के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको ओरली आंसर पता होता है, एक स्टेप, 99% क्वेश्चन में एक स्टेप और 1% में 2 स्टेप में। ओरली कैलकुलेट, जब आप मन में कैलकुलेट कर लेते तब आप सॉल्व करना शुरू कर दे। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ हो सकता है 3-3 पेज में कैलकुलेशन जाए, करते करते पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है बेटा, इसलिए करना है। अब यहाँ देखो, इसका सेंटर ऑफ मास h/4 पे होगा, यहाँ से h/4 पे, h/4 से यहाँ होगा, तो ये हो गया r, ये हो गया r रेडियस, r प्लस h/4। तो r प्लस h/4, इसको r कितना हो गया, a/2 प्लस h/4, है ना। हम यहाँ से भी करेंगे, यहाँ से करेंगे तो और थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान आएगा। इसको ओरिजिन मान के कर ले, आपको अगर ओरिजिन दिया तो यहाँ है तो दे, वो हम बाद में वहां से निकाल लेंगे, है ना। वो चीज कर सकते हैं। तो r प्लस h/4, तो r हो गया a/2 और h क्या हो जाता है, h हो जाता है √3a/2। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ना ये, हाँ। तो √3/2 एल्टीट्यूड आ जाएगा, तो उसका बाई 4, तो √3a/8 यही ना आएगा, h/4। तो हमें y1 भी पता है, y2 भी पता है। मास आप लोग निकालिए, जल्दी से निकालिए मास। मास तो आ गया। बिल्कुल, क्यों ये इसमें क्यों नहीं आया, ये आया बेटा, सर ये अर्पित तो ये नहीं आ पाया था, अब सीख गया। क्यों नहीं आ रहा है बताओ, ये आना चाहिए ना। हाँ अब सीख गया, अब आ गया। हाँ सीख गया ना, वही हाँ है, मतलब करो। कर ही रहा था मैं। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करो। अब ये हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हाँ m1 हमारा इसका मास है, तो वॉल्यूम हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो ये हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, आर है a/2, है ना, आर है a/2। तो a क्यूब बाई 8, हाँ इंटू रो, यही ना आ गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई रो a क्यूब बाई 24, तो कटेगा 12 आ जाएगा। ये हो गया पाई, हाँ रो पाई a क्यूब बाई 12। बिल्कुल, देखो करोगे कैलकुलेशन में भाई टाइम लगता है। अब आप सोचो कि नहीं मेरा ओरली ही आंसर आ जाए, आंसर नहीं आ रहा है, हम बैठे रहे तो कभी नहीं आएगा आंसर,
है ना, बैठना नहीं है, करते रहना है। M2 समझा। अब ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में देगा भी नहीं, नहीं देगा, yes. है ना, वो चीज है, समझो। अब जो है, अब देना भी होगा तो दे सकता है, और एक दो टफ क्वेश्चन रहता है, जे एडवांस वगैरह में दे सकता है। M2 इसका मास हो गया, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h इंटू रो, यही होता है ना। अब r भी पता है, h भी पता है, हमें मालूम है ना, वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। 1/3 पाई और r का हो गया a स्क्वायर बाई 4, a/2 था, और h क्या हो जाएगा √3 a/2 इंटू रो। r क्यों आएगा, r को लिख दिया ना बेटा a/2, तो ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, √3 पाई रो a³ बाई 8 क्यों होगा, और 3 भी तो है, ध्यान रखना है, कुछ भी छोड़ेंगे तो आंसर गलत होगा, कैलकुलेशन गलत करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना, वो ध्यान रखना है। हाँ, वो √3 a/a जैसे क्या √3 a/a कहाँ लिखा है मैंने, a ऊपर में y2 में बेटा h कितना है पहले ये बताओ, हाइट कितना है कोन का, ये पहले बोलो। ये कैसे हो जाएगा, अरे भाई कैसे हो जाएगा, देखो ये ट्राइंगल है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए हो जाएगा, पूरा ट्राइंगल पढ़ चुके हो, एप्लीकेशन ऑफ जो है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल पढ़े हो, इतना कुछ करे हो ट्राइगोनोमेट्री, अभी भी ए बोलोगे, ये कैसे ए हो जाएगा, बोलो ये ए होगा, कितना होगा ये आप बताओ। पाइथागोरस लग जाएगा। तो क्यों अभी तक 7th क्लास में हो क्या जो पाइथागोरस लगा रहे हो, नो सर, वो ये भाई 4 हो कॉन्सेप्ट बता जाएगा। साइन 60 से कर लेंगे, परपेंडिकुलर है। कैसे करेंगे पहले ये बताओ। देखो पीयूष, घबराना नहीं है बेटा, बहुत आसान है। मीडियन ऑफ हाइट √3/2a √3 a/2, यस सर। तो कैसे a/4 बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, कैसे आया √3 a/2 बोलो। वही पूछ रहे कैसे आया, √3 a/2 प्रूफ करो कि वो √3 a/2 है। मैं ये कह रहा हूँ ए बी सी और ये परपेंडिकुलर रहा डी, और तीनों साइड ए है। अब एडी क्या है, एडी क्या है प्रूफ करके बताओ। पाइथागोरस, आप 7th क्लास के बच्चे नहीं हो, 11th के हो, आ तो जाएगा पाइथागोरस से, ठीक है, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन है। ट्राइगोनोमेट्री का नाम सुना है आपने, हाँ? कब सुना है, पढ़ रहे थे तो आता है, अब लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बोलो पीयूष, अब पढ़ाई पे सीरियस हो जाइए। तो ये देखिए एबीडी ट्राइंगल है, राइट एंगल है, मुझे ये बताओ ये एंगल कितना है, क्यों, मैं नहीं मानूंगा, आप बताइए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 होगा, यही जवाब बताना है ना, तो ये 60 है, तो अब आपको, और ये कितना है, ए है, तो क्या आपको एडी नहीं निकल जाएगा, कैसे, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये 60 और 30 हो जाएगा, एक और 30 कर देंगे, तो एक cos 30 कर देंगे, साइन 60 से नहीं निकाल सकते हैं, साइन 60 से नहीं निकाल सकते हैं। आपने बोला कि सर कैसे निकलेगा, ये कैसे करें, मतलब पूछ रहे थे कि अब क्या पूछ, मैं बस ये पूछ रहा हूँ एडी निकालना है, प्रूफ करके दिखाओ जो भी है, कितना टाइम लगाओगे, हाँ एक cos 30 से इतना टाइम लगेगा, वही चीज तो कह रहे हैं, दिमाग को फोकस करो, समझा बच्चा, हाँ है ना। और देखो ये चीजें भी आसान नहीं है जब तक हम अपने आप को कंसंट्रेट ना करें। एक होता है आना, एक होता है ना आना, और एक होता है घबराना, है ना।
आना ना आना अपनी जगह है, घबराने पे आती हुई चीज भी नहीं आती है ना। ओके, मैं आपको एक बिल्कुल, आप सभी बच्चे सुनिए, जब मैं आईआईटी में पढ़ाई करता था उस समय की बात है ना, मुझे कुछ नहीं, तुम भाई न्यूक्लियर बॉम्ब भी फोड़ दो, मैं नहीं घबराने वाला, मैं ऐसा इंसान हूं। लेकिन जनरली क्या होता है, बच्चे क्या होता है ना, जो हमारे यहाँ कॉलेज में गया, जो कि सबसे अच्छा रैंक जिसका हमारे कॉलेज में था, उसको टीचर ने खड़ा कर दिया, 5 मिनट डांटा। कुछ बच्चे बच्चे तो अपना उछल कूद करते ही रहते हैं, उसके बाद उसको बोलता है साइन 60 की वैल्यू बताओ, है ना। तो कभी वो 60 बोलता है, तो कभी साइन बोलता है, कभी कुछ बोलता है। आईटीएन है, 1000 के अंदर रैंक है, और उसको साइन 60 की वैल्यू नहीं पता है, ऐसा हो सकता है। उसको बोलता है कि अभी मैं तुम्हारा कॉलेज से नाम हटा दूंगा, तुम साइन 60 नहीं जानते हो, तुम चीटिंग करके आईटी क्वालिफाई किए हो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो क्यों नहीं बता पा रहा है, सारी चीज घबरा गया। तो जब घबराओगे ना तो नहीं बता पाओगे, है ना, समझा। मस्त मौला होके पढ़ो, ओके, गॉट इट। मस्त मौला होके पढ़ो, और दिमाग चलाना है, और दिमाग सिर्फ इधर होना चाहिए, है ना, ये बहुत जरूरी है, समझे, ये बहुत जरूरी है। देखो, तो साइन 60 से निकल जाएगा, निकालना है तो निकालना है बस, आप उसको अब आप ढूंढो तरीका, आपके पास मैथ्स है, ट्राइगोनोमेट्री है, पाइथागोरस है, जो बहुत कुछ है, कैसे भी आपको वो चीज निकालना है। भाई कोई भी चीज कैसे निकलता है, मैथमेटिक्स से कैलकुलेट होता है, क्या मैथमेटिक्स लगेगा ये सोचना है, समझा, फिर देखो निकल जाएगा, ओके। और नहीं तो अगर हम ये सोचेंगे कि निकल क्यों नहीं रहा, वो खुद थोड़ी निकलेगा, हम निकालेंगे ना, और हमें ये सोचना पड़ेगा कि कैसे निकलेगा बेटा। चलो ठीक है, और अब अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, ठीक है, स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, आप लोगों को खूब आराम से खेलने कूदने भी ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर पहले कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाओ और पूरा मेहनत करो। अब टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो, तो ये चीज है, तो √3a/2 हुआ, तो h हो गया √3a/2, तो h/4 क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। तुम लिखने पे ज्यादा ध्यान देता है, सुनो पहले, तुमने मुझसे सवाल पूछा, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। h क्या हो गया यहाँ पे, बोलो, तो h क्या हो गया पहले ये आप बताओ। अरे यार उसकी वैल्यू बताओ, वो तो दिख ही रहा है। h हम लोग का हो गया ये √3/2a, √3/2a, तो बताओ h/4 क्या हो जाएगा, √3/2a कैसे हो जाएगा वही, यही बोले घबराएगा तो गड़बड़ होगा, खाम खा घबरा रहा है, 8 आ जाएगा। उसको बोलने दो, घबराओगे ना तो गड़बड़ कर जाओगे एग्जाम में, √3/2 सॉरी √3a/8 हो जाएगा, है ना, वही तो लिखा है √3a/8, h/4 है ना यहाँ, h/4, बस इतना, यही तो काम है, ठीक है, बस हाँ वो निकल गया, यहाँ से निकल गया, है ना। चलो ठीक है, अब यहाँ तक की बात हमने कैलकुलेट कर लिया, M1 कर लिया, M2 कर लिया, सब कर लिया, अब ये निकालें YCM, अब वैल्यू रखना है, तो YCM क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख लेते हैं, YCM M1 Y1 कहाँ गया भाई, M1 ये रहा, हाँ रो तो ऐसे भी कटना है, एक क्यूब भी कटना है, वैसे बाद में काट देंगे, चलो पहले लिख लेते हैं, है ना, वो सब बाद में, हाँ कॉमन निकाल लेंगे, एक स्टेप लिख लो, है ना। M1 पाई एक रो ए क्यूब, पाई रो ए क्यूब बाई 12, ये हो गया, और क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, हाँ M1 इंटू Y1 5a/16, 5a/16 प्लस M2, जल्दी से बताओ,
हाँ √3 पाई रो ए क्यूब बाई 24 इंटू क्यों √3 y2 जो रहेगा वही ना करेंगे। a/2 भी तो है। ए इंटू उतना मत करो ना, सीधे कर लो ना, बाद में करेंगे ना वो सब, है ना। a/2 प्लस हाँ ये हो गया डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 कहाँ गया, हाँ वो बाद में कर लो। m1 गया पाई रो ए क्यूब बाई 12 प्लस √3 पाई रो ए क्यूब बाई 24 ये हो गया, है ना। अब देखो पेशेंस रखना पड़ेगा तब जाकर के बनेगा। अब कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे देखो पाई रो ए क्यूब कॉमन है। पाई रो ए क्यूब पहले ऊपर का पूरा कट गया, ऊपर ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब 12 भी कटेगा, देखो 12 यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। तो पहले 12 को काट दो, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 12 कट गया और यहाँ भी 2 आ जाएगा, समझा। हाँ बाद में तो नहीं करेंगे, पहले यहीं पे कॉमन चीज उड़ा दिए, अब क्या है, अब जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। 5a भी बाद में कॉमन ले लेंगे, चलो 5/16 a तो कॉमन आ जाएगा बाद में, प्लस √3/2 वेरी गुड इंटू a/2 √3 a कॉमन ले लो 1/2 √3/8 है ना, और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3/2 और a कॉमन आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, करना क्या है, कैलकुलेशन ही है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। अब जरा हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे पहले अंदर में कर ही देते हैं, यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस √3/8 है ना, और 8 इंटू 2 इसको भी कर ही लो, √3 बाद में मल्टीप्लाई कर देना, √3 मल्टीप्लाई कर देना इंटू 2 तो 16 हो गया। हाँ रूट कर देंगे, है ना, कर देंगे, हाँ कर देंगे, अब अगले स्टेप में कर देते हैं, ज्यादा हो जाएगा एक ही जगह, हाँ एक ही जगह पे ज्यादा हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 प्लस 4 √3 प्लस √3 टू √3 3/16 और ये हो गया 2 प्लस √3/2, ये 2 कटेगा 8 हो जाएगा, a रहेगा, है ना, a रहेगा, हाँ अब इधर कर देते हैं, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 √3, हाँ तो 8 प्लस 4 √3 में आपका कॉमन आ जाएगा 4, सही बात है कट रहा है, हाँ तो 4 कॉमन ले लिए तो 2 प्लस √3/8 है ना, और 2 प्लस √3 है ना, और a तो कट रहा है ना, तो ये a/2 तो बिल्कुल यहाँ आ रहा है, सही कैलकुलेशन है सुजल का फिर, है ना। यस सर, चलो ओके, लेकिन ये चीज अगर हम यहाँ से लेंगे तो हमारे तो लिए जीरो अच्छा आ है। जाएगा, यहाँ से जीरो आ जाता है आराम से। हाँ फिर 0 आ जाएगा, यहाँ से लेंगे तो क्या आएगा, एक मिनट नहीं सुन पाता हूँ, रुक जाओ, हाँ वहां मान लें तो आसानी से इतना कैलकुलेशन में काम ध्यान दें, हाँ तो फिर 0 आ जाएगा, मास तो यही रहेगा, मास क्या निकालना पड़ेगा, मास का कैलकुलेशन, हाँ हाँ सेंटर से ये पता है, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये भी ध्यान रखना है,
हाँ हाँ, वो सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तो वो आप करके दिखाते हैं, काम वही करना है एग्जाम में, लेकिन मैंने ये क्यों कराया, ताकि कैलकुलेशन में पेशेंस सीखो कि कैलकुलेशन कैसे होता है। चलो समझा इसको। अच्छा बताओ, यहाँ पे एक भी स्टेप ऐसा बताओ जो आपको आता ना हो। सब आता है, बस ध्यान केयरफुल रहना है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे, घबराना नहीं है, तो हो जाएगा। चलो जल्दी से करो इसको। तो खाना यही आ गया, तो 15 मिनट और पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा आज, 2:15 को। अरे कोई नहीं, खाने का उतना मत सोचो, है ना। ठीक है, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, मैं भी तो वही खाऊंगा, है ना। 2 साल तपस्या तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कल से फिर रखेंगे ना, वहीं जाके खा लेना। वहां भी जाके खाओगे तो ठंडा ही रहेगा, वो अलग बात है, थोड़ा गर्म हो जाएगा दाल वाल। चलो कर लो पहले इसको। इसी तरह से बॉडी जोड़ जाड़ के कुछ भी बनाने का, बस यही सब है सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूला आपको पता है, कैलकुलेशन करने पे केयरफुल रहना है ना। एक दो क्वेश्चन, एक और दो क्वेश्चन अगले क्लास में मोमेंटम पे बढ़ जाएंगे। असाइनमेंट्स वगैरह दे देंगे, डीपीपी से करने दे देंगे, कर हाँ पड़ता है जरूरत। अगले चैप्टर में जब रोटेशन में पढ़ेंगे ना, जैसे ये वाला ट्राई बनता है, एक बार सुजल ने क्वेश्चन भी पूछा था। लट्टू तो अलग चीज, हाँ लट्टू में भी यूज होता है। हाँ लट्टू जैसा बन जाएगा ये, लट्टू हो या दूसरा चीज है, उसका सेंटर ऑफ मास किस तरह, जैसे ये वाला एक इन्वर्टेड वाला भी टॉय होता है, जिसको आप थोड़ा ऐसे करेंगे तो वो वापस से सीधा हो जाएगा। यस। वो सीधा क्यों हो जाता है, तो वो आप रोटेशन चैप्टर में उस पर क्वेश्चन आएगा। हाँ हाँ, कि ये पूछेगा कि मैक्सिमम कितना हाइट हो सकता है कोन का, क्योंकि हाइट बढ़ाएंगे तो मास भी बढ़ेगा, और सेंटर ऑफ मास भी ऊपर जाएगा कोन का। तो मैक्सिमम कितना हाइट लें कि ये इक्विलिब्रियम में रह पाए, है ना। उससे ज्यादा हाइट कर देंगे तो फिर ये उलट जाएगा, नहीं रह पाएगा इक्विलिब्रियम में, समझे। वो चीज है, फिर गिर जाएगा। तो वो टॉय में कैसे होता है वो चीज हम लोग, हाँ तो वो अब रोटेशन चैप्टर, रोटेशन में जानोगे, टॉर्क के बेसिस पे वो आएगा, अभी नहीं कर पाओगे, अभी उसकी बात ही नहीं करेंगे, है ना। तो देखो ज्योमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री अगर नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, और ज्योमेट्री फास्ट होना चाहिए। ओके, आप कोशिश करो कि मेरे से अच्छा ज्योमेट्री आपका हो जाए। मेरे से अच्छा हो गया तो समझ लो किसी से भी अच्छा हो जाएगा आपका ज्योमेट्री, है ना। फिर आप ज्योमेट्री में सबसे आगे हो। इसलिए एफर्ट लगाओ, मेहनत करो, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा। चीजों को 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ोगे, फिर जाके वो क्लियर होगा। बहुत सारी चीजों को बताने के दो तरीके होते हैं, एक आसान तरीका जिसमें आधी बात सच होती है आधी बात गलत होती है, समझ आसानी से आ जाता है, लेकिन उससे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होगा। एक होता है एग्जैक्ट चीज, तो एग्जैक्ट चीज थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है ना डीपली, वो डिफिकल्ट होता है। तो डीपली जब कॉन्सेप्ट को समझोगे उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट आते हैं, है ना। तो वो चीज है, तो मुझसे जब भी आप चीजें पूछोगे तो मैं उसमें 4 चीजें और बताऊंगा, कंफ्यूज करूंगा, लेकिन वो सब जब क्लियर होगा तब जाकर के आपको कॉन्सेप्ट पूरा पकड़ाएगा।
हो गया बेटे? यस सर। चलो थोड़ा जल्दी से लिखो। ये हो गया डन। अब ये घर पे जाके खुद से करना बिना देखे, है ना, शाम में। क्लास वर्क तो कम से कम रिवाइज करना ही है, उसके बाद कोई रिवीजन। क्लास वर्क को रिवाइज करना ही करना है बेटा। सर हमें ये सब याद करना पड़ेगा ना, वॉल्यूम वॉल्यूम भी, शेप्स का सबका। हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, वो सब तो याद याद क्या करना पड़ेगा, वो तो आपको याद होना चाहिए, 10th के पहले याद होना चाहिए। वो आज थोड़ी पढ़ते हैं बेटा, वो तो 7-8 क्लास तक में पढ़ लिए होते हैं, तो 10th तक में याद होना चाहिए। अगर भूल गए तो याद कर लीजिए, 10th तो में था दिया नहीं सारे रहेगा फॉर्मूले। एग्जाम में। हाँ वही है, 10th तक में ही सब है, 10th 8th के में भी पहले भी था। फॉर्मूला है सारा। यस सर, हाँ मतलब 8th में भूल भी है, हाँ। फॉर्मूला तो भूल जाता हूँ ना, मतलब वही। नहीं भूल जाते हैं तो उसको ये सब भूलना नहीं है, ये सब याद करना। आप इसको रोज 100 बार लिखिए, लेकिन याद होना चाहिए, समझे? अच्छा एबीसीडी रोज रिवाइज करते हो, फिर भी याद है ना, तो वो एबीसीडी की तरह ये सारा चीज याद होना चाहिए। ओके, चलो ट्राइगोनोमेट्री का भी मैं और जो भी फॉर्मूला है सब लिख रहा हूँ, थोड़ा सा और बचा है, करके दूंगा। रोज रटो उसको, सब याद रहना चाहिए बेटा, फॉर्मूला तो करना पड़ेगा। और ये सब तो एलिमेंट्री है, ये सब तो याद होना ही होना चाहिए, है ना। कितने बॉडी होते हैं? स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr3, तो आधा होगा तो 2/3 πr3। कौन का 1/3 πr²। क्यूब का ए क्यूब, और क्या है, 4-5 ही तो फॉर्मूले याद करने होते हैं। रेक्टेंगल का एल, ये क्यूबॉइड का LBH, है ना, बोलो। पैरेललो पाइप का, है ना, आपका वहां पे आपका L×B×H इस तरह से आ जाता फर्स्ट टर्म का बहुत है बड़ा। ना। उसको क्यों याद करोगे? कोण में से माइनस करो, हाँ बड़े हाँ। कोण में से छोटा कोण माइनस करो, क्यों याद करोगे बेटा? जो एलिमेंट्री है वो याद करोगे ना। यस सर, वॉल्यूम ये फर्स्ट टर्म सब निकालने में ये कितना सब। टाइम लगेगा? फर्स्ट टर्म का क्या बहुत बड़ा होता है? 1/3 π R³ है ना, पूरा H1 - 1/3 π r³ H2, यही ना है। तो क्या बड़ा है इसमें बताओ तो मुझे? 1/3 π है ना, R², सॉरी, πr², तो πr² H1 - r² H2, कहाँ बड़ा है? क्या बड़ा है? और इसको थोड़ी याद करना, ये याद है तो ये याद है, समझा? यस सर। भाई एक ही लाइन में तो लिख के आ जाता है फॉर्मूला, तो इसको क्यों याद करोगे? हाँ देखो हमें चीजें कहीं ना कहीं तो याद करना होता है। क्या देखो, जब मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आप हर जगह, मतलब जिस तरह बचपन में जब आप जन्म लिए थे तब आपको मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता था, तो उस समय जैसे सीखे थे, क्या उसी तरह से एग्जाम में फिर से मल्टीप्लाई करना सीख के करते हैं? क्या आपको याद है कि 2 × 3 6 होता है? ये याद है कि उसको कॉन्सेप्ट से करते हो? बोलो, याद है। है ना। बोलो 10 × 8 क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताओ? तो बचपन याद में है कैसे सर। सिखाया जाता है? 10 को बचपन 8 बार में प्लस किया। 10 फिंगर को, हाँ 10 फिंगर आठ। लिए, उसको 8 बार लिए और प्लस किए, तो क्या एग्जाम में बैठ के ये करोगे? बस। तो 10 × 8 80 होता है, ये तो याद ही ना है।
ऐसा कहना कि हम कुछ नहीं याद करेंगे, कुछ कैसे नहीं याद करेंगे, है ना, कुछ नहीं याद करेंगे तो जिंदगी नहीं जी सकते बेटा। प्यास लगेगी, अगर हमें याद नहीं होगा कि जिसको हम पीते हैं वो पानी है, तो क्या मांगोगे मम्मी से? हाँ, क्या छोटे बच्चे की तरह रोना शुरू कर दोगे भै भै करके? हाँ, कि मम्मी पूछेगी बेटा दूध चाहिए कि पानी चाहिए कि क्या चाहिए, है ना? ऐसा नहीं करेंगे ना। याद देखो, याद तो जिंदगी में करना ही पड़ता है ना? तो ये चीज मन में मत रखो कि हम याद नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? आज तक तो इतनी चीज याद किए हो, तो याद किए हो तो यहाँ भी करना पड़ेगा, काम की चीज याद करनी पड़ेगी, है ना? और यहाँ तो मैं सबसे कम चीज याद करने को कहता हूँ, है ना? कई कोचिंग में तो लोग क्वेश्चन तक बोलते हैं याद ही करो भैया, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ऐसे करके ये इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, सब याद करवाते हैं। क्यों करेंगे याद, है ना? और अगर ऐसा क्वेश्चन है कि उसको बिना याद के नहीं कर सकते, तो मैं कहूंगा मत करो, है ना? ओके, 100 साल में एक बार आईआईटी पूछेगा और एक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो क्यों हम वैसे क्वेश्चन के पीछे दिमाग खपाएं, वो भी शायद ना पूछे। बहुत से टीचर पढ़ाते हैं वैसा क्वेश्चन, मैं नहीं पढ़ाता, है ना? मैं तब से पढ़ाऊंगा जब आईआईटी पूछेगा, मुझे पता है वो कभी नहीं पूछेगा वैसे क्वेश्चन को। उसको आपको कॉन्सेप्ट चेक करना है, रटन की थोड़ी चेक करना है। एक क्वेश्चन होता है जिसका रटने का मेथड होता है, बस यही करेंगे तो सॉल्व होगा, और उसके करने का हाथ पैर कुछ नहीं है, क्यों ऐसा करें? ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है? हाँ। जैसे अरिहंत का ही जो बुक आप करते हैं, है ना, उसके जो टीचर हैं, जो मैथमेटिक्स के जो टीचर हैं उसके, उनके वैसे बहुत से क्वेश्चंस के उनके पास कलेक्शन है ना, रटंट वाले, और वो क्लास में वही पढ़ के बाबा बनते हैं। अरे वो बेवकूफ आदमी है मेरे लिए फिर, वैसे क्वेश्चंस का कोई मतलब ही नहीं है। मैं यूं ही पूछ दिया कि आप एक्सप्लेन करो, नहीं इसको करने का यही तरीका होता है भैया, एक्सप्लेन तो करो, तरीका देखिए वही तरीका है, उसी तरीके को एक्सप्लेन कर दो। हाउ, एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है, बस ये करेंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना? वो आंसर क्यों है उसका कोई प्रूफ नहीं है, बस ये करेंगे, ये आया, ये आया, ये आंसर है। हाँ, उसको वेरीफाई करिए, वो आंसर है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, बस ये एक तरीका है ना? वेरिफिकेशन मेरे पास है, पर मैं जानता हूँ उसको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी नहीं है, वो वैसा क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं होता है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को नहीं करना है बेटा। हाँ, बुक में ऐसे क्वेश्चंस नहीं लिखते वो लोग, है ना? बुक में लिखेंगे तो वो बुक ही नहीं चलेगा, है ना? बुक में तो जैसे लिखेगा कोई बंदा तो उसका लॉजिक लोग मांगेगा। स्टूडेंट को तो आप बोल देते हो कि नहीं ऐसे करो, ऐसे करने पर आंसर आता है, ऐसा थोड़ी होता है। चलो देखो, यहां तक हो गया। अब देखो, इसी कोण में अगर मैं यहां से देखता हूं, यहाँ पे सेंटर मान लो ओरिजिन ले लो, तो यहाँ से y1 क्या हो जाएगा, h/4। तो अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन ले लू, सेकेंड मेथड, मेथड 2, origin at base of cone at center of base of cone, है ना? origin at center of base of cone। तो बेटा y1 मान लो, y1 इसके लिए मान लो, इसका मास m1 लिए है ना, तो y1 कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? 3r/8 निगेटिव साइड में, तो माइनस साइन लगाना नहीं -3 भूलना। 3r/8 दैट इज -3a/16, है ना? -y/6 हाँ, और y2 कितना हो जाएगा बेटा? y2 जो होगा जल्दी बोलो क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा √3 h/4। है। हाँ बेटा, √3a/8 ये हो जाएगा। अब हमें मास भी पता है, सारी बातें मालूम है। अब देखते हैं, अरे मास नहीं ना मिटाया, हाँ चलो नहीं मिटाया, तो YCM क्या हो जाएगा? YCM m1 y1 प्लस m2 y2 बाई
m1 प्लस m2। अब देखो m1 y1, m1 क्या है, m1 ये रहा, है ना। यहाँ Yes. ध्यान दो पीयूष, लिखने का काम बाद में हो जाएगा, ठीक है बेटा, लिखने पे ज्यादा फोकस मत करो, लिखने के लिए टाइम मिलेगा। पाई ए क्यूब बाई 12 इंटू y1, m1 इंटू y1, कहाँ गया y1, -3a/16, तो माइनस यहाँ लगा दो, 3a/16 और प्लस m2, जल्दी बोलो m2 कहाँ है, हाँ m2 है √3 पाई रो ए क्यूब बाई 24 इंटू √a/8, ठीक है। हाँ अब ये देखो, ये मल्टीप्लाई होगा √3 इंटू √3, 3 हो गया, ऊपर में यहाँ भी सेम है 3 पाई रो ए क्यूब, और यहाँ भी 3 पाई रो ए क्यूब, है ना, a⁴, दोनों ऊपर में तो सेम है, नीचे देख ले 12 इंटू 16 और यहाँ 24 इंटू 8, बराबर है ना दोनों, है ना बराबर, देख लो 12 इंटू 16 है ना, तो इसको भी तो बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 2, तो 12 इंटू 16 दोनों बराबर है, तो कट जा रहा है ऊपर, तो 0 हो जाएगा, ऊपर कट के 0 हो गया तो 0 हो जाएगा, समझा, ओके। अगर आपको डायरेक्ट ना दिखे तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो दिखेगा, हाँ समझ गया, तो 0 हो गया, तो आसानी से आ गया, तो 0 हो गया, अगर यहाँ आ गया तो ये कितना हो गया, और यहाँ ओरिजिन से a/2 हो गया। मान लो कुछ आ जाता है यहाँ से, कुछ y आ जाता है तो a/2 प्लस y हो जाता है, निगेटिव हो जाता है y तो भी a/2 प्लस y करते, जो भी वैल्यू आता है उसको प्लस कर देते, किसमें, a/2 में, निगेटिव को प्लस करेंगे तो खुद ही घट जाएगा, यहाँ से जो भी वैल्यू आती है YCM को उसमें a/2 ऐड कर दो, हाँ यहाँ पे आ गया सेंटर ऑफ मास, समझा। चलो अगला क्वेश्चन दे, है ना, चलो अगला क्वेश्चन दे, अब बोलो, सीख गया, Yes, sir. हाँ इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन जब रहे तो क्वेश्चन को लिखना है, करना है, देखो आ ही जाएगा आंसर, जब तक करोगे नहीं आंसर नहीं आएगा। तो एक्चुअल ओरिजिन से कहा है, हमने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया था, तो एक्चुअल ओरिजिन से a/2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आ गया है, किसका ऐसा क्वेश्चन आया, अब बोला कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए तो हम लोग ओरिजिन मान सकते हैं, सेंटर ऑफ मास कहीं पे तो नहीं मान लेंगे, ओरिजिन कहीं मान सकते हैं, हाँ हाँ मान लीजिए, दिया भी है तो भी हम अपनी सहूलियत के हिसाब से मान लेंगे, पर आंसर फाइनली उसके ओरिजिन के हिसाब से देंगे जो क्वेश्चन में लिखा है, हाँ हाँ, तो सब्जेक्टिव में तो आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, ऑब्जेक्टिव में कुछ तो लिखा होगा, ऑप्शन में तो लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा तो ऑप्शन में लिखा होगा, हाँ फ्रॉम हेयर कुछ भी लिखा होगा, कुछ तो लिखा होगा कि एट अ हाइट ऑफ a/2 फ्रॉम द ग्राउंड या एट द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ कोन, कुछ तो लिखा होगा, हाँ ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। चलो कर लिया, क्लियर है, चलो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखो, क्यूब लेते हैं, समझा, क्यूब लेते हैं, ये क्यूब है बेटा, बस सामने से दिखा रहे हैं, पूरा 3D वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर कॉम्प्लिक देखने में गंदा हो जाएगा, है ना। ये क्यूब है और क्यूब से हमने काट लिया एक हेमीस्फीयर, मैं लिख दूंगा क्यूब है, क्यूब से एक हेमीस्फीयर हमने कट कर लिया,
ऐसे, ठीक है ना। हेमी स्फीयर कट कर लिया क्यूब से, क्यूब के अंदर से, निकल जाएगा समझा। एक हेमी स्फेरिकल पोर्शन क्यूब के अंदर से अंदर से देख कट कर लिया, ओके। ये चीज है, मतलब अगर तुम नीचे से देखोगे, नीचे से देखोगे तो ऐसा कटिंग दिखेगा, बेस है क्यूब के नीचे से देखोगे तो ऐसे सर्कल जैसा कटिंग दिखेगा। तो यहाँ मास, हाँ हाँ, बॉटम से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। हाँ अरे टॉप से थोड़ी कटा है, ये थोड़ी कटा है, बॉटम से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। हाँ सर क्यूब कैसे पलटा देंगे टॉप बन हाँ, जैसे भी कर लो, बस समझ लेना है ना, वो चीज है। एक हेमी स्फेरिकल पोर्शन हमने क्यूब से कट कर लिया है, गॉट इट, ये चीज है। तो हेमी स्फेरिकल, ये क्यूब है, इस क्यूब का जो साइड है, द साइड ऑफ दिस क्यूब इज ए, यूनिफॉर्म है क्यूब, कुछ ना बोले तो यूनिफॉर्म ही लेना है। अब आपको बताना है कि इसके बेस से, यहां से सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ओ से, है ना, ये ओ हो गया, क्या बेटा, और क्या होगा तो, क्या क्यूबॉइड बन गया, बोले ना कि यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म है तो क्यूब ही ना है, क्यूब तो क्यूब ही ना होगा, क्यूबॉइड क्यों बन जाएगा। भाई सर वही बता रहा है हाँ, क्यूब तो क्यूब ही जैसा रहेगा ना, चलो ठीक है। थोड़ा साइड हाँ, सर एज माइनस एज करके आ साइड जाएगा। नहीं, एज एज, सर हाँ माइनस करके माइनस आ वही जाएगा। कट किए, ऑब्वियस वही माइनस है। वाला बेटा, हाँ वही करो करो, अब करना शुरू करो, समझा क्या है क्वेश्चन। समझ गया ये हमने नीचे से क्यूब वाला पोर्शन, सेंटर ऑफ मास निकाल के इससे माइनस कर सेंटर ऑफ मास में से सेंटर ऑफ मास थोड़ी माइनस करते हैं। उसका m1 y1 निकाल के m1 जो भी रह जाएगा उसका जो फॉर्मूला था m1y1 माइनस m2y2 बाई m1 माइनस m2, यस वो लगाओ, चलो करो। तो डेंसिटी सेम है। नहीं, अब ये बताओ, अगर हमने इस क्यूब में से ये काटा तो क्या अलग डेंसिटी होगा, हाँ। नो सर। यूनिफॉर्म डेंसिटी क्यूब का है, क्यूब में से ही अगर हेमी स्फीयर काटेंगे तो कटे हुए हेमी स्फीयर का डेंसिटी अलग होगा, नहीं सेम ही होगा। बोलो बेटा, सेम ही ना रहेगा। यूनिफॉर्म डेंसिटी है क्यूब का, क्यूब है ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, डेंसिटी ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखना चाहो तो लिख लो, अ हेमी स्फेरिकल पोर्शन इज स्कूप्ड, स्कूप्ड मतलब काट के हटा दिए, आउट ऑफ द क्यूब एज सोन, find the coordinate of center of mass of remaining part, find the coordinate of center of mass of remaining part, समझा इसको, रिमेनिंग पार्ट के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। इज हाँ दैट सर क्लियर चल बेटा, जाएगा। चलो निकालो, अब कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन से भागोगे तब तो नहीं होगा, निकलेगा, इसलिए कैलकुलेशन करो, निकल जाएगा देव, हाँ तो निकालो, लो आराम से टाइम लो, निकालो, करो। इसका एक क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे, बस जल्दी करो, होमवर्क वाला क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा, करो, करते जाओ स्पीड में। तो आप लोग को स्कूल वाला पढ़ाई का आदत है, थोड़ा देर पढ़ना फिर थक जाना, वो नहीं, यहाँ ऑन स्ट्रेच पढ़ना पड़ेगा 8-10 घंटे, ठीक है, कंपटीशन के लिए, धीरे धीरे बॉडी को उसके लिए ढालिए, है ना, थोड़ा समय लगेगा, आई कैन नो, बट वो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा फिर कंपटीशन में, है ना। और यहाँ आपको पता है मैं छोड़ूंगा तो नहीं, करवाऊंगा ही, है ना, हाँ करो बेटा।
एक और क्वेश्चन दूंगा सेंटर ऑफ मास से होमवर्क में, उसके बाद मोमेंटम पढ़ाएंगे, तब आप कर पाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास को रिलेट करके। पीछे से कुछ नहीं लेना देना, बस फॉर्मूला पता है कि नहीं कि भूल गया? कटिंग वाले का फॉर्मूला याद है ना? लगाओ। M1 क्या है? पूरे का। हाँ करो। अच्छा पूरे का सेंटर ऑफ मास का क्या होगा कोऑर्डिनेट? जल्दी बोलो। पूरे का, पूरे क्यूब के सेंटर ऑफ मास का, पूरे क्यूब के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? निकालना पड़ेगा यार, पकाएगा तो। यूनिफॉर्म बॉडी है, क्यूब है, सोच के बोलो ना। क्यूब के मिड पॉइंट पे होगा, बीचों बीच। उसको निकालना क्या पड़ेगा? क्यूब का मिड पॉइंट कहाँ होगा? a/2 पे होगा। उसको निकालना पड़ेगा। कहाँ निकालने की बात कर रहे हो? हाँ सर बोलो। हाँ बोलो। सर इसमें पाई की वैल्यू 22/7 डालूंगे, पाई के फॉर्म में ही डालेंगे। नहीं, पाई पाई के टर्म में ही आंसर दो, आंसर में अपना पाई रहने दो। पाई इज ऑलरेडी अ नंबर। पूरी दुनिया में पाई एक नंबर की तरह विख्यात है ना? ऐसा नहीं है कि पाई का सिंबल कोई और आप ले सकते हैं बेटा, समझे? बोलो। ओके सर। पाई पाई इटसेल्फ अ नंबर। पाई का मतलब जो होता है, पाई 22/7 नहीं होता है। पाई कितना होता है? पाई पाई होता है, ठीक है? 22/7 उसका लगभग वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट। जरूरत नहीं है उसको लेने की। पाई के टर्म में आंसर लिखिए, समझे ना? पाई खुद एक नंबर है, समझे? पाई की जो भी वैल्यू हो, चाहे आप 1000 प्लेस ऑफ डेसिमल तक भी लिखेंगे तो वो अप्रोक्सीमेट ही है, दैट इज नॉट एग्जैक्ट। बच्चों करो, कैलकुलेशन करो, कम ऑन। चलो क्वेश्चन मैं लिख के भेज दूंगा, होमवर्क वाला है ना? पहले इसको कर लो। क्वेश्चन मैं पेपर पे लिख के फोटो खींच के भेज दूंगा ग्रुप पे, उसको करना। उस क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन बता के भी करूंगा। कहाँ फंस गया? बोलो, कोई हिंट चाहिए तो बोलो। किस चीज को निकाल रहे हो? निकालो निकालो। हाँ? ये क्या लिखा? 3r/8 वॉल्यूम 3r/8। ये किस चीज का वॉल्यूम है? आर में कहीं वॉल्यूम होता है बेटा? 3r/8 तो उसका सेंटर ऑफ मास होता है। सॉरी हाँ मास कहाँ दिमाग चला दिया है? सर आ गया है। वॉल्यूम क्या, किसका वॉल्यूम लिख रहे हो? बोलो। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का क्या होता है? 4/3 पाई तो आधे स्फीयर का क्या हो जाएगा? 2/3 पाई तो 3r/8 क्यों लिखो? और ये माइनस किसको कर रहे हो? क्यों कर रहे हो माइनस? है ना? ये क्या लिखे हो? वॉल्यूम a क्यूब ये ऐसे लिखते हो? ये सही से लिखो। हाँ, ए का उधर थोड़ी होता है, इधर होता है ना। सीबीएसई में गलत कर देगा ये सब। चलो सर आंसर आ तो गया। ठीक है, क्यूब। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। चलो M1 मान लो पूरे पूरे का मास, पूरे क्यूब का मास। ये हो गया रो इंटू। सर ये घूम जाएगी। हाँ मैं रुका हुआ हूँ, आप लिख चुके हो बस। चलो ठीक है। हाँ M2 रो इंटू वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम जो है वो लिखो। हाँ 2/3 पाई r क्यूब तो पाई और आर क्या हो जाएगा? a/2 का होल क्यूब, a/8 क्यूब। हाँ करो। 2/3 पाई a³/8 ये हो जाएगा, पाई a क्यूब/12 यानी कि 2 पाई a³ है ना? रो भी लिख देते हैं, रो/24। M1 M2 आ गया। अब y1 y2 देखेंगे तो y1 क्या हो जाएगा? y1 यहाँ से यहाँ आधा पे हो जाएगा a/2, और y2 क्या हो जाएगा? 3r/8
8 और r है कितना, r है a/2, देखो r है a/2 दिख रहा है ना। हाँ तो ये हो जाएगा 3a/16। अब हमारे पास सब आ गया, m1 आ गया, m2 आ गया, y1 आ गया, y2 आ गया। अब तो कैलकुलेशन है, तो करना क्या है, YCM दैट इज m1 y1 माइनस, क्योंकि काट रहे हैं तो माइनस करेंगे, m2 y2 बाई m1 माइनस m2, ये करेंगे। समझा। तो ज्योमेट्री देख लो, ज्योमेट्री आप लोग को परेशान कर रहा है, 10th के अंदर वाला चीज ही आप लोग को परेशान कर रहा है, तो वो सब करना है। मैंने पहले भी कई बार बोला था ना, उसको करना ही करना है, समझा। तो m1 y1, m1 क्या है रख दो, रो ए क्यूब y1 क्या है a/2 रखते जाओ, माइनस m2 क्या है 2 रो पाई a क्यूब बाई 24 और y2 क्या है 3a/16 और डिवाइडेड बाई m1 कितना हो गया रो ए क्यूब माइनस 2 रो पाई ए क्यूब बाई 24। अब ये जो भी आएगा रो ए क्यूब काट दो, रो ए क्यूब पाई, रो ए क्यूब काट दो, पाई रहेगा, रो ए क्यूब काट दो, रो ए क्यूब काट दो, रो काट दो, ए क्यूब काट दो, यहाँ 2 कट जाएगा तो 12 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये तो कॉमन ले लेंगे 1/2 माइनस, यहाँ भी देखो कट करो 2 कट करो 12 आ जाएगा, 3 कट करो 4 आ जाएगा, तो बच जाएगा पाई माइनस 16 64, पाई/64 ना, यही आ रहा है ना, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस पाई/12, समझा। बस अब इसको कैलकुलेट कर दो, यहाँ हो गया 64, तो यहाँ हो जाएगा 32 माइनस पाई, और यहाँ हो जाएगा 12 माइनस पाई/12, तो 12 और ये 64 है ना, नहीं ये कटेगा, थोड़ा जो भी कटेगा कर लो, कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, चेक कर लेना बस। हो गया बेटा, देखो अर्पित सुजल आ गया, यस सर आ गया था ये Yes, 3a/16, चलो ठीक है। हाँ 3a/16 ये थोड़ा कटेगा, 64 है ना, 4 से कटेगा ना तो 3 आ जाएगा, और ये 16 आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा ना, 3 इंटू 32 माइनस पाई बाई 16 इंटू 12 माइनस पाई, ऐसे ही बस छोड़ देंगे, है ना। पाई अगर कहेगा रखने तो रख दो, चलो समझा इसको पीयूष, श्योर, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। चलो तो आज यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन मैं होमवर्क में भेजूंगा उसको करना, और सॉलिड कोन वाला डेरिवेशन भी करना है आप लोग को, समझा, वो भी करो। नेक्स्ट क्लास अभी और क्वेश्चंस कराते हैं इस पे, है ना, एक होमवर्क भेजेंगे, कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में कराऊंगा, डेंसिटी चेंज वाला, एंड देन वी विल मूव टू सेंटर ऑफ मास, सॉरी ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, फोर्स का कॉन्सेप्ट, है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उन सब पे करेंगे। कॉन्सेप्ट उसमें ज्यादा नहीं है, कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, तो वो सब चीज हम लोग अगले क्लास में, है ना, क्वेश्चंस करने के बाद डिस्कस तो कर ही लेंगे, 10-15 मिनट लगेगा, और फिर नेक्स्ट क्लास मोमेंटम पे क्वेश्चंस करेंगे। 45 है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं बेटा। हाँ 45 पे नेक्स्ट क्लास जो है, मतलब मैं फिजिक्स के नेक्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, तो इसको डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्लास ऑब्वियसली एट 45, है ना, 2:45 पे वी विल स्टार्ट द क्लास। चलिए मैं एंड करता हूँ इस क्लास को।